नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं निवेश की एबीसीडी, एक बेहद ख़ास शो जहां पर हर हफ्ते हम एक बाज़ार के दिग्गज को लेकर आते हैं और उनके अनुभव और उनकी समझ के अनुसार बाज़ार में आपकी रणनीति कैसे आपको अपनानी चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं। बेहद ख़ास मेहमान हैं आज मेरे साथ और उनके लिए मैं बेहद ख़ास जगह भी आ गई हूँ। मैं पहुँच गई हूँ टाटा म्यूचुअल फ़ंड के दफ्तर में और यहाँ पर मेरे साथ है राहुल सिंह, CIO इक्विटी, टाटा म्यूचुअल फ़ंड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला इस बेहद ख़ास चर्चा के लिए और बहुत खूबसूरत ऑफिस है आपका। वैसे ये बात मैं पहले ही बोलना चाहती हूँ और मुझे ही नहीं, मेरी पूरी कैमरा टीम को भी ये जगह बहुत पसंद आ रही है। लेकिन चलिए सवालों के साथ मैं शुरू करती हूँ, क्योंकि आप पहली बार हमारे इस शो में शिरकत कर रहे हैं। तो इस शो के ज़रिए न सिर्फ निवेश की रणनीति हमारे दर्शक आपसे चाहेंगे, बल्कि बाज़ार को लेकर आपकी फ़िलहाल क्या सोच है, लॉन्ग टर्म के साथ साथ थोड़ा सा नियर टर्म आउटलुक भी हम आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे शुरुआत करनी है आपके एक निजी पहलू के साथ। आपका एक निजी पहलू जो मुझे समझना है वो ये है कि निवेश को लेकर समझ या निवेश की अहमियत आपकी ज़िंदगी में आपने कब महसूस की? देखिए, निवेश की सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे यहाँ इस प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए और हमारे दफ्तर आने के लिए। देखिए, निवेश की जो ज़रूरत है वो हमने कब महसूस करते हैं, जब हमारे पड़ाव आते हैं हमारे फैमिली में, जब हमारी शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो दैट इज़ द फर्स्ट टाइम। जी। वहाँ पे हमें ज़रूरत महसूस होती है कि हाँ, जो हमारी वेल्थ है उसको हम वेल्थ से कैसे और पैसे अर्न करें, जो कि हम नॉट ओनली उसको ग्रो कर सकें या उससे ज़्यादा हम इन्फ्लेशन को कैसे बीट कर सकें, ताकि हमारी जो लाइफस्टाइल है जब हम रिटायर हों तो हम वो लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकें। तो ये पूरा एक क्या बोलते हैं, एक रास्ता है, एक जर्नी है। शुरुआत होती है जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं और एंड होती है जब आप रिटायर होते हो। तो आपको अपनी जो ज़रूरतें हैं वो हमेशा नाप तौल के देखनी होती है। उस हिसाब से किस टाइम पे हमें इक्विटी में रखना है, किस टाइम में हमें डेट में रखना है, कितना रिस्क लेना है, ये सब एक उस सफ़र का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला निवेश क्या था आपका, अगर आप बता पाएँ? पहला निवेश तो म्यूचुअल फंड में ही था। अच्छा। पहला निवेश तो म्यूचुअल फंड में ही था, जो कि फर्स्ट जॉब में रहता है जी। उसके बाद कुछ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप शुरू में लेते हो, लाइफ इंश्योरेंस। तो इस शुरू के जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो तो म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस में होते हैं। उसके बाद फिर आप थोड़े बहुत डायरेक्ट इक्विटीज़ या उस डायरेक्शन में भी जाते हैं। फिर आपके जो दायरा बढ़ता है, आप फिर PMS, AIF, शायद फिर 45-50 ईयर्स के बाद इंश्योरेंस पड़ जाता है ज़्यादा और इन्वेस्टमेंट्स थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन शुरुआत तो होती है इक्विटी से ही, क्योंकि जब आप यंग हैं तब तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। इक्विटीज़ में आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिल सकती हैं आगे के 5-10 सालों में, और उस समय आप वॉलेटिलिटी से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको उस पैसे की तुरंत ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। आप 5-10 साल का व्यू लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो शुरू में तो इक्विटी म्यूचुअल फंड से ही शुरुआत हुई थी। तो अब क्योंकि आप एक CIO है तो ये सवाल पता नहीं आपसे पूछना सही बैठता है कि नहीं बैठता, लेकिन आपके निजी निवेश में क्या कभी ऐसा मौका आया जब आपको लगा कि यार ये फैसला मैंने गलत ले लिया और शायद इस गलती से मैंने कुछ सीखा हो? देखिए, कभी क्या होता है कि जब चारों तरफ माहौल ऐसा हो कि बहुत नेगेटिविज़्म हो, तब आप उस नेगेटिविज़्म में कभी पैनिक में आके आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स या तो आप एग्जिट कर जाते हैं। एंटर करने के बजाय आप एग्जिट कर जाते हैं। अच्छा, ये आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कही। पैनिक में एंट्री करने के बजाय आप एग्जिट कर जाते हैं। ये आप किस संदर्भ में कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं? देखिए, क्योंकि एक अगर लंबा ड्यूरेशन लें तो पैनिक के पीरियड में आपको अपॉर्चुनिटी भी अच्छी मिलती है, वैल्यूएशन भी अच्छी मिलती है। मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, डेट की नहीं। और उस समय अगर हम शांति से सोचें और हम ये सोचें कि इस पैसे की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, या तो मैं इसमें इन्वेस्टेड रहूँ या और इन्वेस्ट कर दूँ, ये एक इमोशनली एक बहुत चैलेंजिंग टाइम होता है कि इस टाइप का जो है एक सेंसिबल डिसीजन लिया जाए। हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन एक्सपीरियंस के साथ आपने ऐसे 4-5 अगर इंसिडेंट्स देख लिए
तो फिर आप अगली बार ज़्यादा अच्छे संभल प्रिपेयर जाते रहते हो, लेकिन शुरुआत में वो पॉसिबल नहीं होता है। भारतीय बाज़ारों की अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हालांकि हम काफ़ी मजबूती से अपने ग्राउंड्स पर खड़े तो हैं। विदेशी बाज़ारों से, विदेशी अर्थव्यवस्था में भले ही हमें थोड़ा स्लो डाउन की भरम यहाँ पर दिखाई दे रही हो, क्योंकि हम अपने स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स पर खड़े हैं, उसके बावजूद भी मूवमेंट काफ़ी रेंज बाउंड है बाज़ार की। उस तरह की तेज़ी हम नहीं देख पा रहे हैं जितनी शायद हमें उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही है, डिमांड इतनी ज़बरदस्त निकल कर आ रही है, उसके बावजूद भी बाज़ार एक सीमित दायरे और सीमित लेवल के आगे नहीं जा पा रहा है। इसे आप कैसे पढ़ते हैं? देखिए, ग्लोबली जो है इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ रही हैं। बिल्कुल। हालांकि हमारी इकॉनमी बाकी इकॉनमी से ज़्यादा ग्रो कर रही है, ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रही है, और एक पॉजिटिविटी है हमारी इकॉनमी को लेके, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट साइकिल भी रिवाइव हो रही है। हाँ। और इंडिया के प्रति एक इन्वेस्टमेंट का भी माहौल अच्छा है। हाँ। FDI के बारे में। लेकिन वो सब एक अपनी तरफ, जी। और इंटरेस्ट रेट्स अपनी तरफ। जी। इंटरेस्ट रेट्स जब बढ़ते हैं तो इक्विटी की वैल्यूएशंस पे नेगेटिव असर होता है। बिल्कुल। और वो जो है एक, अभी मैं मानता हूँ कि अभी एक वो टसल चल रहा है, अभी एक जंग चल रही है हाई इंटरेस्ट रेट्स को लेके, और हमारी इकॉनमी जो कि ज़्यादा पॉजिटिव, बाकी वर्ल्ड के हिसाब से हमारी इकॉनमी जो ज़्यादा पॉजिटिव है अभी, वो अभी हमें मार्केट में नहीं दिख पा रहा है। जो कि आपका सवाल है, वो इसलिए नहीं दिख पा रहा है क्योंकि ग्लोबली इंटरेस्ट रेट जब हाई होती हैं और इंडिया में भी जब हाई होती हैं तो वैल्यूएशन पे एक फ़र्क पड़ता है, वैल्यूएशन पे दबाव आती है। तो ये एक प्रोसेस है, हो सकता है ये 6 महीने 1 साल और चले। जो कि ठीक है, क्योंकि जब तक कि कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी और इकॉनमी की जो एक ब्रॉड डायरेक्शन है वो अगर ठीक है तो हमें इस पीरियड से गुजरना होगा। और इस पीरियड से गुजरने के अलावा कोई हमारे पास चारा नहीं है। क्योंकि जो ग्लोबल सिचुएशन है, जब तक क्लियर नहीं होता है कि ग्लोबल स्लोडाउन कितना होगा, इंटरेस्ट रेट्स कब नीचे आने शुरू होंगी, तब तक ये जो है ये जंग चलती रहेगी इंटरेस्ट रेट्स और इकोनॉमी के बीच में। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी फिलहाल अगर मैं सिनारियो कंसिडर करना चाहूँ तो जिस तरह के नतीजे आने की संभावनाएं काफ़ी म्यूटेड और काफ़ी, अगर हम पैरामीटर्स पे देखें तो निराशाजनक भी नतीजे रह सकते हैं, ऐसी अनुमान है, और जो आ रहे हैं वो भी कुछ खास उत्साहित नहीं कर रहे हैं बाज़ार को। लेकिन ये कितनी बड़ी चिंता है आपके लिए, क्योंकि ऐसा नहीं था कि इनकी उम्मीद नहीं थी, पहले से ही आकलन था कि आखिरी जो तिमाही होगी उसमें नतीजे म्यूटेड होंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट होगा ये देखना कि जो कंपनीज़ हैं वो आने वाले तिमाहियों के लिए क्या दर्शाती हैं और किस तरह की पिक्चर पेंट करती हैं। आपका फोकस कहाँ रहेगा अनाउंसमेंट्स में, या जो उनकी कमेंट्री होगी उसमें? देखिए, जो ट्रेंड्स हैं आज, जो कि एक ब्रॉड ट्रेंड है कि वो तो अच्छा चल रहा है कि 6% GDP ग्रोथ रेट की उम्मीद इस साल, अगले साल, जो कि दुनिया में सबसे तेज़ है, वो तो एक ब्रॉड डेटा पॉइंट हो गया। लेकिन जब हम कंपनीज़ और सेक्टर्स पे आते हैं तो काफ़ी उसमें उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। अब आज जैसे जो एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स हैं, IT सर्विसेज, वहाँ पे थोड़ा दबाव है, जो कि आपने देखा कुछ रिजल्ट्स में। कंजम्पशन, जो कि अर्बन शहरी कंजम्पशन जो है, वहाँ पे थोड़ा हमें लग रहा है कि प्रेशर है। रूरल में थोड़ी रिकवरी आ रही है। और जो दूसरे सेक्टर्स हैं, बैंकिंग बहुत अच्छा कर रही है, कैपिटल गुड्स, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो कि मैंने बोला इन्वेस्टमेंट साइकिल रिवाइवल की वजह से अच्छा कर रहा है। तो ये क्या है, एक बैलेंस हमें बना के चलना पड़ता है जब हम देखते हैं सारे सेक्टर्स को। और उस हिसाब से जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हम ज़्यादा ध्यान कुछ सेक्टर्स की तरफ देते हैं, कम ध्यान देते हैं उस दौरान, इस पीरियड में। क्योंकि हमें लगता है कि जो फंड मैनेजर का रोल है वो इस समय और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल। हाँ। क्योंकि अगर हमारा जो इकॉनमी इस ऐसे दौर से गुजर रही है जहाँ सब कुछ ठीक भी नहीं है, हाँ। कोई सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें दबाव महसूस हो रही है, तो हम कैसे उन सेक्टर्स को कैसे हम हैंडल करें, बिल्कुल, उसमें किस टाइप की कंपनीज को अपनी पोर्टफोलियो में रखें, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जो सेक्टर अच्छा कर रहे हैं वहाँ हम ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। तो एक बैलेंस अगर हम बना के चलें तो पोर्टफोलियो लेवल पे हमें लगता है कि
एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है। इवन इस पीरियड में जहाँ की हमें ओवरऑल इंडेक्स या ओवरऑल मार्केट में हमें ज़्यादा रिटर्न नहीं दिख रहा हो बिल्कुल, अगले हाँ, 6-12 महीने, हाँ। लेकिन पोर्टफोलियो लेवल पे हम शायद उससे बेटर कर पाएँ। तो राहुल जी, अब भी मौजूदा समय में जब आप बैठते हैं अपनी फ़ंड मैनेजमेंट टीम के साथ, तो ऐसे कौन-कौन से सेक्टर्स हैं जिनको आपने अपने रडार पे रखा हुआ है और शायद इनको आप अक्रॉस आपके फ़ंड कैटेगरीज़ में ज़्यादा तवज्जो देना चाहते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि निवेशकों के पैसे भले ही बढ़े ना, लेकिन घाटा ना हो उनको? जैसा कि मैंने बोला, एक बैलेंस बना के चलना बिल्कुल, पड़ता है। हमें बिल्कुल। ये भी ज़रूरत है कि हम पैसे भी बनाएं, हाँ। और ये भी ज़रूरत है कि हम कहाँ घाटा वही तो ना जाना कमाल होने दें। होगा, हाँ। बिल्कुल। तो एक पैर हमें एक्सीटर पे रखना है, हाँ। एक पैर ब्रेक पे रखना है, स्पेशली इस माहौल में जहाँ की वर्ल्ड में सिचुएशन जो है वो बहुत क्लियर नहीं है। हाँ, कितना डीप रिसेशन होगा, किस टाइप के और एक्सीडेंट्स हो सकती हैं ग्लोबली, इंडिया में नहीं बट ग्लोबली, तो उसे हमें संभल के भी रहना ज़रूरी है। तो उसके दो तरीके हैं। एक तो हम एसेट एलोकेशन में उसका ध्यान रख लें कि डेट और इक्विटी के बीच में क्या बैलेंस रखना है। इन्वेस्टर लेवल की बात कर रहा जी, हूँ, जी। या हमारे जैसे प्रोडक्ट्स हैं बैलेंस एडवांटेज फंड, वो जी। प्रोडक्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जी। और जो सेक्टर्स जो हमें अच्छे लगते हैं, जो हमें इक्विटी फंड्स में, हम उन सेक्टर्स पे हम ज़्यादा अपनी होल्डिंग्स रखें। तो जैसे बैंकिंग सेक्टर हमें अच्छा लग रहा है, अभी वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। अच्छा। और सेक्टर एक अच्छे साइकिल से गुजर रहा है। हाँ। दूसरा, जैसे मैंने बोला, इन्वेस्टमेंट साइकिल रिवाइव हो रही है, तो कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हमें अच्छी लग रही हैं। अर्बन कंजम्पशन थोड़ा एक स्लो डाउन के दौर से गुजर रहा है, और आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर भी थोड़े एक स्लो डाउन से गुजर रहा है। हो सकता है अगले 6 महीने और उस स्लो डाउन से गुजरे। तो ये क्या है, हमें एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा हमेशा। और ये आज की बात नहीं है, ये अगर आप 2 साल भी पहले पूछेंगे तो आंसर यही मिलेगा। सेक्टर्स चेंज होते रहती हैं। कुछ तो कंपनीज ऐसी होती हैं जो आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। अच्छा। 3 साल 5 साल, जो आपको पता है कि वो सिक्लिकल कंपनी नहीं है, वो चाहे देश में कुछ भी रहा हो, वो अपनी रिटर्न्स या अपनी ग्रोथ डिलीवर कर ही देती है। लेकिन बाकी जो सेक्टर्स हैं और बाकी जो जिस टाइप की कंपनीज हैं, उसमें हमें थोड़ा सेक्टर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अब मौजूदा समय में अगर मैं लार्ज, मिड और स्मॉल कैप की एक कहानी समझना चाहूँ आपसे, फोकस करती हूँ थोड़ा सा मिड कैप, स्मॉल कैप पे, क्योंकि ये वो सेक्टर्स हैं जो एक साइकिल में चलते हैं। ये एक दौर आता है जब वो बहुत चढ़ते हैं, बाद में गिरते हैं तो एक लय में गिरते हैं और उसके बाद वो पैसा भी कमा कर देते हैं। फ़िलहाल जो हम इनकी पिटाई होती हुई देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये उस दौर का आखिरी चरण चल रहा है जहाँ पर घाटा हो रहा है और उसके बाद अब जो साइकिल आएगी वो मुनाफे की होगी? कैसे देखते हैं, या आपको लगता है कि अभी इम्पैक्ट ज़्यादा है गिरावट का? नहीं, कुछ हद तक वो सही है जो आपने बोला, क्योंकि इकॉनमी जैसे ब्रॉड बेस हो रही है। ब्रॉड बेस का मतलब ये हुआ कि ये केवल कंजम्पशन से ड्रिवन इकॉनमी नहीं है। हाँ। अब इन्वेस्टमेंट्स भी काफ़ी ग्रो हो रहे हैं। तो वो जब होता है तो हमने देखा है कि 3 साल या 5 साल का व्यू लें तो मिड कैप, स्मॉल कैप्स भी काफ़ी अच्छा करते हैं उस पीरियड में। तो हमारा व्यू ये है कि मिड एंड स्मॉल कैप्स आज के दिन में वैल्यूएशन बहुत महंगी नहीं है, जो 2017 में थी, जहाँ की बबल बन गई थी। और हमें कुछ सेक्टर्स में हमें जो मोमेंटम दिख रहा है, उसमें हम मिड एंड स्मॉल कैप पे भी प्रेजेंस रख रहे हैं। तो हमारा ये रवैया नहीं है कि हम मिड और स्मॉल कैप अभी अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक जहाँ हमें अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, वेदर जो कि लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, आज के दिन में हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि इंडिफरेंट है। अच्छा। हमें बहुत डर भी नहीं लग रहा है मिड और स्मॉल कैप से, बिकॉज हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ दिख रही हैं। राइट। तो जैसा कि मैंने बोला, ये 6-12 महीने हो सकता है कि आपको इस जंग से गुजरना पड़े, लेकिन 3 साल का व्यू लूँ अगर, तो जो इकॉनमी में चेंजेस हो रही हैं वो ज़्यादातर मिड और स्मॉल कैप्स को फेवर करती हैं। अच्छा। अगर मैं लंबे अरसे के लिए देखूँ तो ऐसे समय में आपके लिए, अब भारत के फ्रंट पे मैं समझना चाहूँ और मोटे तौर पे समझना चाहूँ, कच्चा तेल और कमज़ोर होता हुआ रुपया, ये आपके लिए कितना बड़ा कंसर्न है? क्या हम उस दौर पर पहुंच गए हैं जहां पर कम से कम रुपये के फ्रंट पे आप कह पाएँ कि हम थोड़ी सी स्टेबिलिटी आने वाली कुछ तिमाहियों में देखेंगे, या अभी दिल्ली दूर है? तेल को प्रेडिक्ट करना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अभी जो सिचुएशन लग रही है, ऐसा लग रहा है कि एक रेंज में रहेगी तेल का दाम। ओके। 70 से $80 के रेंज में, या 80 का 85 भी हो गई तो बहुत भारी
बोझ नहीं है ओके। मेरे लिए। जब तक ये 100 तक नहीं जाए, 100 तो हाँ, तब तक मुझे लगता है कि एक बार इकॉनमी इस तेल के भाव को देख चुकी है, तो अगर 85 के आसपास भी जाती है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट उसका नहीं होगा। हाँ, रुपी पे फ़र्क आ सकता है, लेकिन मैं इक्विटी मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके। और जहाँ तक रुपी का सवाल है, उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। आज तेल इज़ वन वेरिएबल, लेकिन बाकी वेरिएबल्स हैं, जैसे डॉलर का क्या होगा, डॉलर के अगेंस्ट भी एक मोमेंटम चल रही है दुनिया में कि डॉलर से भी लोग डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो बहुत सारे उसमें मैक्रो वेरिएबल्स हैं। उसमें हम ज़्यादा व्यू नहीं लें तो अच्छा है। हम उस चीज़ों पे फोकस करें जो हमारे कंट्रोल में है, कि कौन से सेक्टर्स, किस टाइप की कंपनीज, किस टाइप के फंड्स, एसेट एलोकेशन, हमारा ध्यान इन पे होना चाहिए 99%। 1% ध्यान आप भले ही रख सकते हैं बाकी चीज़ों पे, जिस पे हमारा ज़्यादा कुछ कंट्रोल नहीं है और प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। और ग्लोबल ऐसे डेवलपमेंट्स हो सकते हैं जिसमें कि अगर आपने बहुत एक तरफा सोच के कि हाँ रुपी का यही होगा और इसीलिए मैं ये सेक्टर ले लेता हूँ या ये कंपनी ले लेता हूँ, उसमें आप काफ़ी गलत भी जा सकते हैं। ग्लोबल चाल को अगर थोड़ा सा मुझे फोकस में लाना हो, और ग्लोबली विदेशी तमाम अर्थव्यवस्थाओं की मैं बात कर रही हूँ, यूएस, यूके, यूरोप और तमाम देशों की, अब यहाँ पर किस तरह से आप स्लो डाउन, रिसेशन का संकट गहराता हुआ देख रहे हैं या कम होता हुआ देख रहे हैं? जो बैंकिंग क्राइसिस हमने यूएस से निकलती हुई देखी, आपका आकलन इसको लेकर क्या कहता है? ये और क्या गहरा सकता है? कैसे पढ़ रहे हैं आप विदेशी अर्थव्यवस्था को फिलहाल? विदेशी अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी काफ़ी फ़र्क है। बिल्कुल। क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था में आज जो डेट की जो सिचुएशन है, कॉर्पोरेट सेक्टर ले लूँ या बैंकिंग सेक्टर ले लूँ, वो बहुत ही अलग है विदेशी अर्थव्यवस्था से। अगर मैं विदेश के बैंक्स को देखूं तो सबकी सिचुएशन बैलेंस शीट में स्ट्रेच्ड है, और डेट लेवल भी काफ़ी स्ट्रेच्ड है। तो हम लोग एक अलग ही साइकिल से गुजर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि 2008 और आज में फ़र्क ये है कि हमारी जो कॉर्पोरेट सेक्टर की जो स्ट्रेंथ है बैलेंस शीट की या बैंकिंग सेक्टर की, वो बहुत ही डिफरेंट है एज़ कंपेयर टू जो विदेशी बैंक्स की और विदेशी कॉर्पोरेट सेक्टर की। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, जैसा अभी रिसेंटली इंसिडेंट हुए थे यूएस में, तो उसका यूएस इकॉनमी पे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, इंडियन इकॉनमी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर कोई इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट होता है, तो एक इक्विटी में रिस्क ऑफ इवेंट भी हो सकती है, जैसे 2008 में हुई थी। अभी तक फ़िलहाल हमने 1-2 इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स तो हमने एब्जॉर्ब कर लिए हैं, क्योंकि फेडरल रिज़र्व ने काफ़ी सपोर्ट किया है, गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया है। तो अभी तक जो हमें लग रहा है विदेशी अर्थव्यवस्था में कि एक सॉफ्ट लैंडिंग वाली सिनेरियो बन रही है। कि एक क्रैश नहीं होगा जैसे 2008 में हुआ था, कि एक दिन सडनली चक्का जाम हो गया पूरी इकॉनमी की। वैसा नहीं लग रहा है। धीरे एक ग्राइंडिंग हॉल्ट है, कि ब्रेक लगे हुए हैं और वो एक स्क्रीच करते जो है गाड़ी धीरे धीरे स्लो हो रही है। तो वो हमारे लिए आइडियल सिनेरियो है। ठीक है। इंडिया के लिए आइडियल सिनेरियो है, बिकॉज एक सडन पैनिक नहीं होगा। ये हो सकता है कि 6-12 महीने हमें इंडेक्स लेवल पे रिटर्न नहीं बने, बट जब तक जैसा कि मैंने बोला, जब तक हमें कॉन्फिडेंस है कि इकॉनमी एक अच्छे दौर से गुजर रही है, हम लोग इस पीरियड को हम लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और अगले 3 साल के लिए देखें तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड से हम अगले 3 साल को देख सकते हैं। चुनाव है बहुत बड़ा ट्रिगर है ना बाजार के लिए। कैसे भाप पा रहे हैं आप? कैसे रिएक्ट करेगा बाजार? क्या उम्मीद कर रहा है बाजार? बाजार तो उम्मीद कर रहा है कि कंटिन्यूटी रहे जी। उससे ज़्यादा तो इलेक्शंस के बारे में प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, आपको पता है। हाँ। तो कंटिन्यूटी की उम्मीद है, और अभी भी काफ़ी टाइम है। तो देखिए, उससे ज़्यादा तो अभी बोलना बहुत मुश्किल है चुनाव के बारे में। इस कैलेंडर ईयर के आखिरी 6 महीनों पर मैं आती हूँ। क्या लगता है आपको कि
जिस ब्याज दर के दौर से हम गुजर रहे हैं, अभी तो फ़िलहाल एक पॉज़ बटन हिट किया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लंबा चलेगा, उसकी भी क्लैरिटी आ ही गई है। सिचुएशन और डेटा को देखकर ही आगे निर्णय लिया जाएगा। लेकिन क्या इस कैलेंडर ईयर के आखिरी 6 महीने में या इस साल के अंत में हम ब्याज दरों को घटना शुरू होता हुआ भारत के लिहाज से क्या देख पाएंगे, या वो अभी कहना बहुत जल्दी है आपके मुताबिक? अभी कहना जल्दी है, हालांकि जो अभी तक के जो साइंस हैं उससे तो ऐसा लग रहा है। हाँ, लेकिन फिर काफ़ी भी रिपोर्ट्स भी ये कह रही हैं कि लेकिन फिर अमूमन भी उम्मीद है कि हो जाए। लेकिन फिर भी जैसे आप देखें कि जैसे आपने तेल की भाव की बात की, बिल्कुल। हमें देखना है कि वो 100 की तरफ नहीं जाए। हाँ। लेकिन क्योंकि काफ़ी जल्दी चेंज हो सकता है ये हाँ, सब सिचुएशन। हाँ, तो इस टाइप की 2-3 चीज़ें हैं जिस पे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ये मैं नहीं बोलूँगा कि आरबीआई ने अपना मन बना लिया है कि अब हाँ, वो तो पता चलता अर्निंग्स है। कट नहीं है। सो देखना पड़ेगा। आई थिंक ये चीज़ और तो तय है मानसून कि एक मेरे ख्याल से काफ़ी पिक्चर मानसून भी क्लियर है, कर देगा। तो ये चीज़ तो तय है कि अब बहुत ज़्यादा रेट हाइक्स तो नहीं बचे हैं, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक और। लेकिन कब कटना शुरू होगा ये यूएस पे भी डिपेंड करता है। हाँ, बहुत चीज़ें हैं इसमें जिसको कि क्योंकि हम केवल अपने तरीके से इसमें नहीं कर सकते, हमें देखना पड़ेगा कि डेवलप्ड मार्केट्स में कब इंटरेस्ट रेट्स कट हों, क्योंकि हम रूपी पे भी ज़्यादा प्रेशर नहीं आने देना चाहते। तो ये हमें एक माहौल तो है वो इसका कि अब इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहेंगे यहाँ कुछ देर, हाँ, उसके बाद फिर कट होना शुरू होंगे। तो अगर मैं सब कुछ को समराइज़ करना चाहूँ कि मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स यहाँ स्टेबल रहेंगे कुछ दिनों, जो कि मार्केट्स के लिए एक तरीके से न्यूट्रल है या पॉजिटिव है इक्विटी मार्केट्स के लिए। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि बहुत ज़ोर, हमेशा से वैसे ज़ोर देना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन एज अ स्ट्रैटेजी, एसेट एलोकेशन एज अ स्ट्रैटेजी। लेकिन मौजूदा समय में अगर हम डेट की ही बात करें, जहां पर हमने देखा एलटीसीजी और इंडेक्सेशन का बेनिफिट चला गया है। मार्च के आखिर हफ्ते में हमने देखा कि डेट की कुछ कैटेगरीज़ में ज़ोरदार इन्फ्लो देखा गया। अब आने वाले वक्त में हम सब जानते हैं कि पोर्टफोलियो में आपकी डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति आपके आर्थिक लक्ष्य के मुताबिक होनी चाहिए, लेकिन क्या ऐसा दौरा पाता हुआ देखते हैं इस बेनिफिट के जाने के बाद, जो कि डेट म्यूचुअल फंड्स पे था, कि लोग एक बार फिर से फिक्स डिपॉजिट की ओर अपना रुझान बढ़ाएंगे? क्या ऐसा कोई दौर, हालांकि वो रुझान हमेशा से रहा है, पारंपरिक तौर पे हम देखते हैं कि भारतीयों को पसंद ही है, सेफ भी लगता है, कंफर्टेबल भी लगता है फिक्स डिपॉजिट, लेकिन पिछले कुछ महीनों में बहुत कोशिश की जा रही थी फंड हाउसेस की तरफ से कि डेट म्यूचुअल फंड्स को प्रमोट किया जाए और निवेश जो है उसमें बढ़ाया जाए, लेकिन क्या पड़ला फिक्स डिपॉजिट की ओर एक बार फिर से भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि शायद हमेशा से था? इस सवाल का मेरे पास बहुत ज़्यादा इसके लिए इनपुट नहीं है जी। बट डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से अगर इक्विटी डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से मैं यही बोलूँगा कि इक्विटी और डेट में सही बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है आज के दिन में, बिकॉज डेट में भी रिटर्न्स अब बढ़ गए हैं। जो 1.5 साल पहले रिटर्न बन रही थी वहाँ से अब कम से कम 1.5% ज़्यादा रिटर्न बन रही है। तो मेरा मानना हमेशा ये है कि आज के और इक्विटी भी अगले 6-12 महीने में एक दौर से गुजर रहा है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो इस दौरान हमें एसेट एलोकेशन सही रखना पड़ेगा, रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। तो ये जो पीरियड है इसमें हमें रिस्क मैनेज करने की ज़रूरत है। तो एक तो रिस्क मैनेजमेंट की वजह से आपको डेट पे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, वेदर फिक्स डिपॉजिट हो या डेट म्यूचुअल फंड हो, वो इंडिविजुअल डिसीजन। फिक्स्ड इनकम में होना चाहिए एलोकेशन इस समय। दूसरा एक होता है कि एक इंडिविजुअल सिचुएशन को लेके अगर मैं देखूं कि आपकी क्या आर्थिक स्थिति है, आप किस एज के हो, आपको अपना वेल्थ प्रोटेक्ट करना है कि रिटर्न बनाना है, तो वो लोग थोड़ा नज़रअंदाज कर देते हैं उस चीज़ों को। अब अगर कोई 30 साल का है वर्सेस कोई 50-55 साल का है, तो उसकी डेट और इक्विटी एलोकेशन तो डिफरेंट होनी चाहिए। तो वो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है। लेकिन आज के सिचुएशन में मैं मानता हूँ कि इक्विटी में हालांकि ग्रोथ मुझे दिख रही है, मुझे रिस्क्स भी दिख रहे हैं, और स्पेशली शॉर्ट टर्म में, जो नियर टर्म में। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि जैसे मैंने बोला फिक्स्ड इनकम एक सोल्यूशन है, दूसरा सोल्यूशन है जो हमारी डायनेमिक एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट्स हैं, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स।
मेरे ख्याल से बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इस टाइम के लिए, क्योंकि अच्छा। उसमें आप डेट की भी रिटर्न आप मिस नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और मान लीजिए इक्विटी में वॉलेटिलिटी होती है तो आप अपनी इक्विटी एलोकेशंस बढ़ा सकते हैं जब फिर मार्केट करेक्शन होती है, तो आपको उसका बेनिफिट भी मिल सकता है। जाएगा। तो ये जो रेंज बाउंड मार्केट है उसमें 2-3 स्ट्रैटेजीज इस तरीके की हम काम कर सकते हैं। काम कर सकते हैं। तो आपके फंड हाउस में अगर मुझे समझना हो तो फ़िलहाल किस तरह से निवेश बढ़ रहा है, कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिक फंड्स अगर आप बता पाए जहां पर निवेशकों का रुझान पिछले कुछ तिमाहियों में बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? पता नहीं डेटा होगा कि नहीं होगा आपके पास, लेकिन छोटे मझोले शहरों से किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, किस तरह के एज ग्रुप में निवेश को लेकर जागरूकता बढ़ रही है, कुछ बताएं। सो हमें लगता है कि जैसा मैंने बोला, जो मार्केट एक ब्रॉड बेस हो रही है, इकॉनमी ब्रॉड बेस हो रही है, हमें लगता है कि मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप और वैल्यू फंड्स में एलोकेशन रखना चाहिए इन्वेस्टर्स को, क्योंकि एज इंटरेस्ट रेट जब बढ़ते हैं तो वैल्यूएशन डिसिप्लिन आती है मार्केट में, उसमें वैल्यू फंड्स भी अच्छा करते हैं। अच्छा। दूसरे जो हैं आप सेक्टर फंड्स, जहाँ पे हमें, जैसा मैंने बोला, बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो 2 सेक्टर्स हैं उसमें हमें पोटेंशियल लग रहा है अगले 2-3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा। बैलेंस एडवांटेज फंड जो कि मैंने बोला, जो कि एसेट एलोकेशन का आंसर है। और जहाँ तक आपकी बात है इंटरेस्ट लेवल और एसआईपी की, वो तो आपको नंबर्स में भी दिखता है, और हमें तो काफ़ी जो है इंटरेस्ट या इनफ्लोज आते हैं टियर 2 टियर 3 टाउन से भी। बिल्कुल, ये काफ़ी दिख रहा है, और हाँ। ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि केवल डेट में आए या केवल बैलेंस एडवांटेज फंड में आए, ये अक्रॉस कैटेगरीज आ रही हैं। वो अच्छी बात है। तो लोगों को रिटर्न भी चाहिए और लोगों को प्रोटेक्शन भी चाहिए, तो एक मुझे लगता है एक मैच्योरिटी आ गई है मार्केट में। हाँ, और इस दौरान भी जब मार्केट एक करेक्शन से गुजर रहा है, इनफ्लोज कंटिन्यू हो रही हैं, लेकिन वो सिलेक्टिव हो गई हैं। वो कुछ कैटेगरीज में ज़्यादा हैं, कुछ कैटेगरीज में कम है। चलिए, आखिरी सवाल, उसके बाद चर्चा को मुझे समेटना होगा। सवाल ये है, वैसे तो आपके पूरे अनुभव को एक सवाल में समेटना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी जाते जाते दर्शकों को एक सीख जो आप देना चाहें, वैसे तो आपने बहुत कुछ सिखा दिया, समझा दिया इस पूरी चर्चा में, फिर भी एक ब्रह्मास्त्र सीख जो आप देना चाहेंगे। देखिए, इन्वेस्टिंग में ब्रह्मास्त्र तो कुछ नहीं हो सकता। आई विश कुछ ब्रह्मास्त्र होता, बट कुछ है नहीं जी। तो आपको रिस्क और डिसिप्लिन, रिस्क मेंटेन करना और डिसिप्लिन रखना सबसे बड़ी सीख है। मल्टी बैगर्स की लोग बात करते हैं, आपको लगता है कि सब एवरीवन कैन बी मल्टी बैगर, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तो रिस्क कंट्रोल रखना और सेल्फ डिसिप्लिन रखना आपके सिचुएशन के मुताबिक। सबकी सिचुएशन अलग है, कुछ लोग ज़्यादा रिस्क लेने की पोजीशन में है, कुछ लोग नहीं है। तो वो अपना एक जो होता है सेल्फ अवेयरनेस कि आपको कितनी डिसिप्लिन की ज़रूरत है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है, और वो बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। चलिए, तो अपनी जोखिम उठाने की क्षमता को समझिए और अनुशासित तरीके से बाजार में, योजनाबद्ध तरीके से बाजार में बने रहिए। इसी ब्रह्मास्त्र के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने शिरकत की इस पेशकश में। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।